ये लाठीचार्ज कर दे जी। इस बार खाद बांट के देखो, मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं ये कमी। और मैं आपको कहता हूं, कोई भी प्रशासन आ जाए जान दे देंगे, लेकिन किसी किसान भाई या बहन के ऊपर लाठी तो दूर की बात है, उंगली तक नहीं उठाने देंगे। मैं खुद मौजूद रहूंगा और इस प्रशासन को चैलेंज करता हूं कि उस दिन लाठीचार्ज करके दिखा दे मेरे को, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। तो फिर विपक्ष क्या तमाशा देख रहा था? जन साहब सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, किसान का बेटा हूं और किसानों के हित की बात करूंगा, और किसान हित के लिए, किसान की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। नहीं, उनको क्या करना चाहिए था? जो विपक्ष वीडियो देख रहे थे बिल्कुल आना चाहिए था, मौके पे आना चाहिए था। बात तो यही, बिल्कुल मौके पे। आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो यहाँ नहीं है उसकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोकल थे, भादरा में थे, भादरा तहसील में थे, वो कोई मौके पे नहीं जन साहब जैसे ही मैंने ये वीडियो देखा, मैं तुरंत जयपुर से रवाना हुआ। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और हमेशा की तरह रात के 8 बजे के समाचार हम लेके हैं। तो आज हम बताएंगे, आज जो है बालिका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे आज भादरा विधानसभा के कई स्कूल, गांव के स्कूल हैं और भादरा कस्बे की स्कूल है, लड़कियों ने, बालिकाओं ने एक शानदार कार्यक्रम किया। बालिका दिवस पे 5 किलोमीटर की दौड़ हुई, तो ये बहुत ही शानदार था। और वो कार्यक्रम आज हमने आपको दिन में दिखाया था पूरा, तो वो था। इसके बाद में अगर हम आपको बताएं तो आज जो है एक चर्चा रही दिन भर कि कल जो कृषि विश्राम गृह जो है वहां किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, और इस लाठीचार्ज में जो है बड़ी सरकार की आलोचना भी हुई। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों ने, सोशल मीडिया पे भी डाला, और तुरंत जो है इस विषय में संजीव बेनीवाल जो भादरा के विधायक है, उन्होंने भी शाम को अपने फेसबुक पेज पे कहा कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होगी तो मैं जांच कराऊंगा, और जांच करा के तुरंत उन पे कार्रवाई होगी। तो आज जो है हमें जानकारी मिली है कि जो सिपाही लाठीचार्ज में थे, जिसमें आपको बताएं कि एक एएसआई और 2 हवलदार उसमें शामिल थे। तो एएसआई चेतराम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसी प्रकार से हवलदार जो सुमेर सिंह और सत्यवान को सस्पेंड कर दिया गया है। तो उन पर यह कार्रवाई हुई। और इसके अलावा कल जो है कामरेड बलवान पूनिया जो पूर्व विधायक है, उन्होंने भी कहा था कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सोमवार को जो है धरना प्रदर्शन किसानों को अपील की थी कि हम एसडीएम कोर्ट का घेराव भी करेंगे। इसी तरह आज जो है पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाठीचार्ज जो किसानों के ऊपर हुआ था उसकी निंदा करते हुए अपनी बात कही पत्रकारों को। तो मैं आज आपको डॉक्टर सुरेश चौधरी जो है पूर्व विधायक, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी विवरण अभी आपको विस्तार से दिखाऊंगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है, यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलते चलते अंत में एक बात कहूंगा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। यानी हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जनता की बात सरकार तक
और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम कोई राजनीतिक द्वेष भावना से या किसी की अन्य चमचागिरी नहीं करेंगे, निष्पक्ष समाचार देने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए डॉक्टर सुरेश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर है और क्या कहना है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला जो कल धरती पुत्रों पे जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ है, कुकर्ते एक तरह से कह सकते हैं, किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ, किसने लाठीचार्ज किया। और मैं तो कहता हूं कि किसानों ने बहुत बड़ा संयम रखा। अगर मैं उस जगह होता तो उनको जो लाठीचार्ज करने वाले थे उनको लेना देना पड़ जाता। क्या औकात हो गई उनकी? अरे खाद लेने आए थे यार, डीएपी लेने आए थे, जिसकी फसल की जरूरत है। आप एक चीज देखो कि किसान को साल में 2 या 3 बार डीएपी यूरिया की आवश्यकता होती है, 2 या 3 बार। और उसके लिए उससे मतलब तरह तरह के कागजात मांगे जाते हैं, टोकन यहां कटता है, पैसे यहां जमा होते हैं, खाद यहां लेने जाओ। मतलब किसान को इस तरह से परेशान, मतलब एक पता नहीं किस तरह से षड्यंत्र कर रही है कि पैसा जमा कहीं कराया, टोकन कहीं कटा, पैसा कहीं जमा कराया और उसके बाद लाठीचार्ज, तरह तरह के कागजात जो साल में 2-3 बार चाहिए। और 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहती हैं। 5-7 साल का नाबालिग बच्चा किसी भी इसमें जाके शराब ले सकता है, उससे कोई कागजात की जरूरत नहीं। और किसानों से साल में 2-3 बार चाहिए, उससे तरह तरह के कागजात लिए जाते हैं। मैंने अभी भादरा उपखंड अधिकारी से बात की थी और मैंने कहा था, और अब भी मैं कह रहा हूं, या तो परसों तक जो लाठीचार्ज करने वाले हैं और जिन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरना और मैं खुद आमरण अनशन करूंगा। किसानों पे इस तरह का अत्याचार किसी भी हालत में हम सहन नहीं कर सकते। अरे धरती का सीना चीर के हम सबका पेट पालने वाले हैं, वो धरती पुत्र, वो खाद लेने आते हैं, वो कोई मजे करने नहीं आते, और उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार काबिले बर्दाश्त नहीं है किसी भी हालत में। और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं उन किसानों को जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप 2003 से 2008 तक आप एमएलए खुद रहे हैं, कहाँ फेलियर लग रहा है? इतनी भीड़ तो निश्चित है कि भादरा केंद्र है और लोगों को बिजाई का समय है, कहाँ प्रशासन का, कहाँ वर्तमान विधायक का, कहाँ फेलियर लग रहा है कि सुबह से लेकर 11 बजे तक कोई सुनवाई नहीं, उसके बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ने के बाद आक्रामक और एकदम से आके लाठीचार्ज होना, और शाम को फिर भादरा विधायक का एक स्टेटमेंट आता है कि जिन्होंने भी ये किसानों पर लाठीचार्ज किया है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किस नजरिए से देखते हैं डॉक्टर साहब? राजेंद्र जी, प्रबंधन की कमी है, लेक ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन नहीं है बिल्कुल ही किसी भी चीज का। 6000 बैग सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ के भादरा तहसील में आए और फिर भी किसानों को बदले में मिली तो लाठियां। मैं वही कह रहा हूं, प्रबंधन की कमी है। अगर प्रबंधन ढंग से हो, अगर एडीएम एसडीएम जो बाद में आए वो अगर पहले भी आ जाते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्या लगता है डॉक्टर साहब, किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ होगा? छोटी सी बात को लेके लाठीचार्ज हो जाना। वहां महिलाएं थी, वहां युवा थे, वहां बुजुर्ग किसान भी थे, और जो वीडियो देखा है बड़ा ही बहुत ही पीड़ित करने वाला वीडियो है, जहां बगैर सोचे समझे जहां आ रहे हैं वहां लाठियां, 1 या 2 पुलिसकर्मी है जो लाठियां बरसा रहे हैं बर्बरता से। राजेंद्र जी, जिस तरह से मैंने वीडियो देखा, मैं उसके बाद ही जयपुर से चला था, भेड़ बकरियों को जिस तरह से हाँकते हैं उस तरह से धरती पुत्रों के साथ अन्याय हुआ। और कल करवा चौथ था,
महिलाओं पे। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शंका होनी चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। सनातनी अपने आप को कहते हैं हम, तो उसमें तो करवा चौथ का तो ध्यान रखते हैं। कुछ महिलाओं के स्टेटमेंट आए थे डॉक्टर साहब, क्योंकि वो उनका बार बार कहना था कि आज हमारा व्रत है, लेकिन हम अपने जो घरवाले हैं उनके लिए यहाँ लाइन में लगे खड़े हैं क्योंकि हमें अन्न चाहिए, गेहूं सरसों चने की बिजाई का टाइम है। ऐसी परिस्थिति में भी प्रशासन जब होश में नहीं आता है, और आता है तो इस तरह आता है कि उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। घर वाले उनकी प्राथमिकता में संभवतः प्रथम दृष्टया थे, लेकिन सही मायने में जो हमारी बहनें, हमारी माताएं आई थी डीएपी लेने के लिए, वो हम सबका पेट पालने वाला जो उनका सोच है, उनका जो नजरिया है, वो उसलिए आई थी। हमारा पेट कैसे पल रहा है? उन किसानों की वजह से, उन भाइयों की वजह से, उन बहनों की वजह से। और वो करवा चौथ वाला जो व्रत है, मतलब उस बड़ी पवित्र भावना का व्रत जो होता है, उसमें वो लेकर यहाँ पे डंडे खाने जाएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी बात यह है कि कल सैकड़ों किसानों के बीच में कोई नेता नहीं पहुंचा, ना विपक्ष का नेता पहुंचा, ना कोई युवा नेता पहुंचा। इवन आप कह रहे हो जयपुर से मैं निकला था, आप यहाँ नहीं थे। ऐसे में जिस विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, जो विपक्ष पिछले 5 साल में राज करके आया है, उन्होंने मुद्दे को बड़ा जोर शोर से सोशल मीडिया पे उठाया है। हालांकि अगर आप पिछले 5 साल 3 साल की बात करेंगे तो हर जगह आंदोलन हुए, वहां इससे भी बराबर हाल हुआ। क्या कहेंगे, विपक्ष का कोई नेता वहां मौजूद होना चाहिए था, या किसानों को वहां समझाइश के दौरान कोई व्यवस्था अपनानी चाहिए, या फिर डीएपी की मांग के लिए एक बड़ी आवाज उठानी चाहिए थी? सबसे बड़ा दायित्व तो था प्रशासन का। जब उनको पता था कि खाद की इतनी ज्यादा मांग है और इतनी मात्रा में किसान बहन भाई आए हुए हैं, तो उनको व्यवस्था का प्रबंधन करना चाहिए था। रही बात दूसरी, ये लाठीचार्ज कर दे, इस बार खाद बांट के देखना, मैं जाऊंगा। कहीं ना कहीं ये कमी। और मैं आपको कहता हूं, कोई भी प्रशासन आ जाए, जान दे देंगे, लेकिन किसी किसान भाई या बहन के ऊपर लाठी तो दूर की बात है, अंगुली तक नहीं उठाने देंगे। मैं खुद मौजूद रहूंगा, इस प्रशासन को चैलेंज करता हूं कि उस दिन लाठी चार्ज करके दिखा दे मेरे को। या तो मर जाएंगे या मार देंगे, डू एंड डाई। डॉक्टर साहब, बड़ा चैलेंज कर रहे हो। बिल्कुल चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज। खुला चैलेंज। किसानों पे, धरती पुत्रों पे अन्याय किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। आज के टाइम में कोरी राजनीति का शिकार बन रहे हैं किसान, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। उनके बीच में बैठने वाला अब तक भादरा में कोई दिखाई नहीं दिया पिछले कुछ प्रकरणों के अंदर। अब आप कह रहे हो कि मैं बीच में आऊंगा और बीच में बैठूंगा, तो क्या किसान उम्मीद कर सकते? राजेंद्र जी, कतई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल राजनीति की बात नहीं कर रहा। किसान के घर में पैदा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं, और किसान का दर्द समझता हूं। और किसान भाई और बहनों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार, अन्याय, अनाचार अगर होगा, तो बीच में हम रहेंगे, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। तो पूरी तरह आप किसानों के पक्ष में बिल्कुल मुखर होकर आवाज उठाने का एक बड़ा वादा कर रहे हैं आप जनता के साथ। बिल्कुल एक सैनिक की तरह काम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये घटना जो लाठीचार्ज की आप बता रहे हो, ये 10 बजे के करीब हुई थी, 10 से पहले हुई है, और उसके बाद में शाम को 8 बजे तक वितरण हुआ है। तो विपक्ष भादरा में, आप जयपुर गए हुए थे, ठीक है, आप जयपुर थे, उठ के नहीं आ सकते, लेकिन कांग्रेस, माकपा और अन्य लोग भी है। और आज जो शाम को बाद में जब सोशल मीडिया से लाठीचार्ज की फोटो आती है, तब जाके मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे तो तुरंत आ गई थी, लाइव चल रहा था। तो फिर विपक्ष क्या तमाशा देख रहा था? जन साहब, सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं, और किसानों के हित की बात करूंगा। और किसान हित के लिए, किसान की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। नहीं, उनको क्या करना चाहिए था? जो विपक्ष वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल आना चाहिए था, मौके पे आना चाहिए था। हाँ, बात तो यही। बिल्कुल मौके पे। आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो यहाँ नहीं है उसकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोकल थे
भादरा में थे, भादरा तहसील में थे, वो कोई मौके पे नहीं चंद आए। साहब, जैसे ही मैंने ये वीडियो देखा मैं तुरंत जयपुर से रवाना हो गया और मैंने मेरे साथियों को भी, यहाँ जो स्थानीय साथी हैं उनको भी कह दिया था तैयार रहो, सोमवार को हम उपखंड अधिकारी के कार्यालय के आगे धरना देंगे और वहां हमारा आंदोलन होगा। और इस बार जो खाद बंटेगी वहां हमारे सब साथी जाएंगे और हम देखते हैं कि कैसे लाठीचार्ज करते हैं। वॉलेंटियर व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है। किस तरह से व्यवस्थित तरीके से सरकारी सामान जो आता है उसका वितरण करना, वो सरकारी अमले का काम है। क्यों अव्यवस्था हुई वहां? नहीं, आपने काश्तकार आते हैं, काश्तकार बहन डॉक्टर भाई साहब, आते हैं आपने वो हमारे। वीडियो देखा होगा जो किसान दीवारों से कूद रहे थे, महिलाएं उसके ऊपर से जा रही थी, भी जाने नहीं दे रहे थे। तो क्या किसानों को भी लाइन में बैठना चाहिए था कि? देखो, जिसको सामान की आवश्यकता होगी वो हड़बड़ी करेगा, वो हड़बड़ी उसकी व्यवस्था बनाए रखने का काम प्रशासन प्रशासन का है। तो सर आप क्या यहाँ प्रशासन मॉनिटरिंग जो थी वो प्रशासन की कमी थी? बिल्कुल 100%। क्यों नहीं व्यवस्था की उन्होंने? जब 6000 थैला डीएपी का आ गया, और मेरे ख्याल में 6000 थैला पर्याप्त है अगर सही ढंग से वितरण किया जाए तो उसकी व्यवस्था करते ना, उसका प्रबंधन करते। अरे यार, टोकन कहीं काट रहे हो, पैसा कहीं जमा कर रहे हो, खाद कहीं दे रहे हो, क्या मतलब है इस चीज का? एक ही जगह करो ना ये सारी चीजें। डॉक्टर साहब 2003 और 8 तक ये थारो कार्यकाल 5 साल बोलो, फिर बाद में पिछले, अब मैं कहूँ आज तक को कार्यकाल देखा, किसान की जी दुर्दशा है लगातार बिगड़न लाग रही है। लगातार खाद को एक संघर्ष, खाद के लिए संघर्ष होने लग रही है। पिछले 5 साल की बात कर लो, चाहे 2 साल की बात कर लो, किसान ने समृद्ध होने खातर, किसान आपकी आवाज उठाने खातर बहुत सा पापड़ बेलना पड़े, बहुत सा लोगों के नीचे केस का आपकी जी हजूरी करनी पड़े, फिर भी बन लट बनती है। डॉक्टर साहब, कठे कद तक जो किसान है वो मोरो बनतो रहेगो। एज ए कॉमन मैन होने के नाते थारो नजरियो के रहेंगे। दुर्भाग्य है राजेंद्र जी धरती पुत्रों का ही कि उनको साल में जब 2-3 बार किसी चीज की आवश्यकता होती है, और खुद के लिए नहीं, देश का पेट पालने के लिए, और उसमें उनको लाठियां खानी पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा काश्तकारों का? उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा धरती पुत्रों को? प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने आप को खाम समझते हैं। उनको सड़क पे लाना पड़ेगा और उनको सड़क पे ला के छोड़ेंगे। मतलब कठे न कठे अधिकारी जगह है, कठे न कठे खेल फोल्ट करना बिल्कुल है, जो वितरण है भी में कठे न कठे खामी हुई है। किसानों का, धरती पुत्रों का कोई दोष नहीं है कल की घटना में, सिर्फ प्रबंधन की कमी है। और प्रबंधन की जो व्यवस्था देखने की बात है वो प्रशासन की है, वो काश्तकारों की नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बड़ो सवाल ये है कि पूर्व विधायक कल चेतावनी दी है कि भाई शीघ्र कार्रवाई हो, नहीं तो मैं घेराव करांगा, भादरा करन नांगड़ जाऊंगा। थे भी आप बात कर रहे हो कि शीघ्र कार्रवाई हो, मैं एसडीएम कर ले घेराव करांगा, लेकिन घेराव के बावजूद जो की मांग है वह मांग गौण होने लग रही है, खाद की मांग तो की है। घेराव नहीं करेंगे, कब्जा करेंगे हम। घेराव तो उस कुर्सी पे बैठेंगे जी, और उस कुर्सी पे बैठ के किसान हित में आदेश देंगे। क्या होता है प्रशासन? जब प्रशासन जनता के हित की बात नहीं सोचता तो कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। जनता आ रही है। सर एक बात हो रहा है, कल इतनी बड़ी घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, लेकिन वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर घटना के बाद वहां पर नहीं पहुंचा कभी, जो इस घटना को लेकर, और नहीं कोई विपक्ष का लीडर वहां पर पहुंचा। तो सर सिर्फ सोशल मीडिया पर एक खेल चल रहा था कि पक्ष विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। संजय, भाजपा कभी भी किसान हितैषी नहीं रही। इन्होंने 3 काले कानून लाए, भूमि अधिग्रहण वाले लाए, 2022 तक किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे। आज 2025 आते आते किसानों की आय आधी हो गई।
तो भारतीय जनता पार्टी कब से किसान हितैषी है? मतलब ही नहीं। हम दो, हमारे दो। डॉक्टर साहब, बड़े चैलेंज के रूप में है। अब मैं जहाँ भी गाँव में गया, मैं पंचायत में बहुत घूमी हूँ, पुरानी क्षेत्र में घूमी हूँ, तो एक विकल्प की तलाश में यार बड़े जब चर्चा डॉक्टर सुरेश चौधरी गया तो बोले अभी तक ग्राउंड में कौन दिखने लग गया। और लगातार पिछले कुछ दिन में थारी जो फोटो मैं देखी यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम में, बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस का बड़ा नेता है बस आगे मुलाकात थारी जारी है कि मान के चलना एक बड़ी प्लानिंग में तय था रहे और जनता के बीच में लोगों के लिए जो भरोसा जो पीछे था ना भरोसा दियो और दुगुना करने की तैयारी है। संपर्क की जहां तक बात है राजेंद्र जी, मेरे पुराने संपर्क है, पुराने संबंध है। मैंने NSUI यूथ कांग्रेस से मेरी शुरुआत की थी छात्र जीवन से, मेडिकल कॉलेज का प्रेसिडेंट था, मेरे पुराने संबंध है। लेकिन जहां तक जनता की बात है, जनता के बीच में रह के, जनता का बंदा रह के और जनता का हितैषी रह के और जनता का सैनिक बन के यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। बहुत से किसान हैं जिनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने विकल्प के तौर पर आपका नाम लिया है, लेकिन कंफ्यूज है कि डॉक्टर सुरेश चौधरी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा, माकपा के फिर झोले में जाएगी। बहुत से सवाल है जो मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। शायद आपकी बड़े लीडर से कोई बात भी हुई होगी, आप लगातार संपर्क में भी हैं। ये एक भ्रांति है बहुत बड़ी, लोग कह रहे हैं जाए तो जाए कहाँ। चुनाव जनता लड़ेगी, चुनाव डॉक्टर सुरेश चौधरी नहीं लड़ेगी। मतलब कंफर्म मान के चले कि आप चुनाव 100% लड़ेंगे? चुनाव जनता लड़ेगी। नहीं सर, जैसे उम्मीदवार तो आप होंगे। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे हैं इन दिनों। मेरे पुराने संबंध है, नहीं तो मैं तो आपसे मिलता हूँ, हाँ। जन साहब से मिलता हूँ, राजेंद्र जी से मिलता हूँ। सर तस्वीरें कुछ और बोल रही है। लगातार आप चाहे मोहन प्रकाश जी की बात हो, सचिन पायलट की बात हो, चाहे हनुमानगढ़ जिला प्रभारी की बात हो, चाहे आप बीकानेर गए हो, हर जगह गए, हमने नोट किया है कुछ न कुछ तो है सर। आप चाहे राजेंद्र जी बोलना नहीं चाह रहे हो आप। राजेंद्र जी, मैं छात्र जीवन से कांग्रेसी रहा हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, मेरे रग रग में खून के कतरे कतरे में कांग्रेस बसी है। वसुंधरा जी के बड़ी नजदीकी रहे हो आप। वो मेरे व्यक्तिगत संबंध थे और हालातों की वजह से, चूंकि मुझे बादरा में विकास के कार्य करवाने थे तो परिस्थितियां इस तरह की थी कि मुझे जाना पड़ा। लेकिन उनको भी कह दिया था मैंने कहा मैडम मैं कांग्रेसी। डॉक्टर साहब कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस भादरा में अभी प्रभारी भी आए थे तो हमने देखा, और 12 को शायद प्रभारी फिर आएंगे यहाँ, कल आ रहे हैं। लेकिन जहाँ आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस यहाँ भादरा में 3 भागों में बंटी हुई है। वो उसकी मीटिंग में जाता, वो उसकी मीटिंग में नहीं जाता, टिकट एक को मिलती है तो वो बाकी उसकी बगावत करते हैं। तो क्या भादरा में कांग्रेसी संगठित होंगे? कौन से कांग्रेसियों की बात कर रहे हो? जो कांग्रेस के झंडे लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस जनता के दिल में बसी हुई है। नहीं वो बात, वो उस आम जन को देखो ना जिनके कांग्रेस दिल में बसी हुई है। तो अभी तो अब हमारे जैसे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के सिंबल के लोग 3-3.5 हजार वोट आते हैं, जबकि यहाँ 30,000 से अधिक वोट है कांग्रेस के। दुर्भाग्य था वो कांग्रेस का, कांग्रेस तो दुर्भाग्य था। कांग्रेस के पदाधिकारी तो माकपा की जोड़ी में थे। हाँ अब भी है। डॉक्टर साहब बड़ा सवाल ये है कि PCC मेंबर तक जो कांग्रेस के बड़े मेंबर हैं वो भी अपनी पार्टी को नेपाल के दूसरी भाजपा में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए, कुछ जयदीप सिंह जी डूडी चले गए, शेरडा वाले बेरवाल जी वो चले गए। तीसरे सदस्य है, चौथे सदस्य 2 और है, जिसमें एक मात्र कांग्रेस में है। तो ये तो महासमुद्र है, इसमें आते जाते रहते हैं। अब नहीं सदस्य है वो वर्तमान में कांग्रेस की मीटिंग में जाते, कांग्रेस की मीटिंग में जाते नहीं, माकपा की मीटिंग में अवश्य तैयार, माकपा की मीटिंग में भाषण देते हैं। हाँ, जो चेयरमैन प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ मैं, नारे लगाते हैं। तो कांग्रेस का मैंने देखे वो, तो फिर नहीं बता दिया मैंने। तो आपकी कांग्रेस ऊपर मैंने जो कांग्रेस के उच्च पदस्थ जो नेता हैं उनको ये सारी चीज उनके संज्ञान में ला दी मैंने। वो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उनका पार्टी से आपके प्रदेश अध्यक्ष का उनको इशारा है कि आप उनमें लगे रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, क्या मानी सींचे सोगा, ऋतु आए फल हो, सब कुछ ठीक होगा। बहुत कुछ कह दिया इस लाइन के अंदर आपने कि आगे आने वाला समय है वो कांग्रेस को मजबूत, भादरा में कांग्रेस मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल 1 नंबर पे ला देंगे। 1 नंबर पे लाना है।
चलिए पहले भी लाके दिखाया है। क्या मैसेज है? कांग्रेस को लाकर के दिखाया नहीं, है। क्या मैसेज है? कांग्रेस- अब कुछ दिन बाद फिर डीएपी की एक खेप आने वाली है। मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हाँ, लूंगा, किसान डरे हुए हैं। मैं वहां खड़ा मिलूंगा और इस बार किसी की हिम्मत हो जाए कि मेरे धरती पुत्रों के ऊपर कोई लाठी उठाना तो दूर की बात है, अगर अंगुली भी उठा देगा हम अंगुली काट के छोड़ देंगे। चलो बहुत बड़ी बात है। बड़ा चैलेंज बिल्कुल। दे रहे हो सर। चलिए हम वकील देखते साहब- हैं किस तरह से करेंगे। वकील साहब, सवाल आपसे भी है। कल आपकी बार संघ की जो यूनियन है बड़ी काबिल तारीफ है, लेकिन पहली बार दिखी है वो। पिछले 5-7 साल की मैं बात करूं तो पहली बार किसानों के हित में दिखी है। पहले क्यों नहीं आई, क्या रीजन रहा? आज वो खड़े हैं, अगर पहले ऐसी पैरवी होती तो शायद ये लाठीचार्ज वाली नौबत नहीं आती। आपका एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष होता है। नहीं, वकील साहब भी किसान घरों से विरोध करते जी। हैं और उनका ये काबिल तारीफ है कि वो किसानों के पक्ष में आगे भविष्य में आई। चलिए शिवराज जी। हाँ शिवान जी, सर, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है, कहीं न कहीं वो जनता के कहते हैं दिलो दिमाग तक जा रही है, बिल्कुल जा रही है। बट पिछला जो प्रकरण हुआ था, जैसे एसडीएम के साथ इनकी नोकझोंक हुई थी, उसके बाद आज फिर इन्होंने बाकी से बोला आप इनके पुराने सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अब जो वर्तमान में जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर और आपका जो एज ए डॉक्टर साहब के कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते क्या जिम्मेदारी लेते हैं सर आप? हमारी जिम्मेदारी तो धरती पुत्रों के साथ में कल जो घटना घटी है उसमें प्रशासन फेलियर हुआ है। और प्रशासन फेलियर क्यों है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि का या तो वो दबाव दूर से ज्यादा है उनके ऊपर। पहली बात तो संदेह की दृष्टि यहाँ पर जाती है, प्रशासन को आमूल अन्य तरीके से दबाया जा रहा है। जैसे नगर पालिका से लेकर घटनाक्रम पिछले 2 साल के देख रहे हो आप लगातार। एसडीएम की 15 मिनट पहले छुट्टी जानी और फिर इस तरह की जो आज तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आनी, यानी प्रशासन के ऊपर अलग तरीके का अनावश्यक दबाव बनाया हुआ है और उसकी परिणति ये है। आज हमारे अक्टूबर के महीने में जो बिजाई का समय होता है, हमारा जो भादरा का क्षेत्र है भूभाग है, ज्यादातर बिरानी है, सिद्धमुख बेल्ट का। एक मिनट मान के चलो हकीकत को, तो यहाँ कृषि विस्तार अधिकारी भी बैठता है, सहकारी समिति का रजिस्ट्रार उपनिदेशक भी बैठता है और हमारा तहसीलदार है, हमारा एसडीएम महोदय है। तो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो डिमांड है वो सितंबर के लास्ट में पूरी होनी चाहिए। और अब की बार जो भारी अतिवृष्टि हुई, हमारे क्षेत्र के किसानों का एक वास्तविक रूप से जो नुकसान हुआ था, मूंग की फसलों का रो हुआ। अब किसान जो पीड़ित है, एक तो दुखी है, पहले वो सोचेगा अगली फसल के बारे में सोचे। तो जो उनकी जो डिमांड थी, जो उनकी सप्लाई थी, उस सितंबर के 25 सितंबर से पहले यहाँ पहुंच जानी चाहिए थी, क्योंकि अब नमी तो रहनी नहीं है। तो किसान 10 अक्टूबर से पहले पहले बिजाई करेगा। दूसरी, प्रशासन को जो उद्घोषणा की गई थी कल, 6000 जो बैग आ रहे हैं भादरा में आ रहे हैं, उनके क्रमबद्ध तरीके से सोसाइटियों का नाम दे देते तो एक इतना बड़ा धन सुमय यहाँ नहीं आता। और 6000 के आकलन करके वहां 1500 के करीब किसान थे, ज्यादा भी नहीं थे, 1500 के करीब किसान थे। 1900 बैग तो थे भादरा के अंदर 1900 बैग तो थे, किसान तो वहां 1500 ही थे मात्र। वो तो 6000 के आकलन में आए थे। वहां पर प्रशासन ने क्या किया, कुछ अंदर खाने अलग तरीके से वितरण किया गया है। ये न्याय की प्रक्रिया, ये यहाँ के किसानों के लिए न्याय की जांच होनी चाहिए। मतलब मिली भगत की वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा हुआ, यानी अनावश्यक डिलेट क्यों गया? जब कल तक इस बात को घोषणा कर दी गई है और किसान 11 बजे तक गेट के आगे खड़े हैं, उससे पहले वो व्यवस्था क्यों नहीं करवा रहे थे? 9 बजे जब आए हैं, धरती पुत्र आए इतनी दूर गाँव से चल के, उनके लिए पानी की बंदोबस्त होना चाहिए था, यानी और व्यवस्था करवाते बहुत अच्छी थी। उन्होंने लाठियों की व्यवस्था करवा दी। नहीं, आप प्रशासन में किसको मानते हो? कृषि विभाग को मानते हो या एसडीएम को मानते हो या पुलिस को मानते हो? यानी मैं सबसे पहले बहुत यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नकारा मानता हूँ। उन्होंने एक आवश्यक जो मीटिंग पूर्ववर्ती जो आकलन करके उनकी करवानी चाहिए, सभी लोगों की विभागीय जवाबदारी होती है, उनका एक मेमोरेंडम होता है, तो प्रशासन एसडीएम उनसे पहले मांगना चाहिए था। चलो एसडीएम दूसरा पहले बड़ा कहते थे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित था, तो हमारे पिछले किसानों के साथ में क्या व्यवहार हुआ था आप सब लोगों के सामने हुआ था। तो किसानों को तो यहाँ भादरा के अंदर 2 दर्जे का समझ लिया गया कि वो आती है और पार्टियों में विभाजन कर देंगे। यानी उस समस्या को अब कल भी देखना, कल भी मैं मुअज्जल जी आपको मेरे अनुभव के मुताबिक बताता हूँ कि इस मामले को फ्रेंडली तरीके से ले जाया जाएगा, बेली और बाबू में बांट दिया जाएगा। जब बेली और बाबू को समस्या नहीं है, समस्या डीएपी की है, यहाँ पर किसानों की डीएपी है। तो यानी कि कुछ ये डबल इंजन की सरकार का है। डबल इंजन सरकार जो कर रही है ना, जो ये आज कर रही है कि हम किसान के आय दुगुनी करें, कल दुगुनी कर दी उन्होंने, साथ में मिठाई भी दे दी दीपावली की, कल साथ में डीएपी के साथ में किसानों को डीएपी भी दे दी। यानी मैं ये मान के चलता हूँ इसमें 3 तरीके की परियोजना चल रही है। एक तो किसानों की जो नवरत्न कंपनी है इफ्को, उसको बर्बाद करने की साजिश सेंटर सरकार के द्वारा चल रही है। तो एक ही 2-4 उपक्रम और बचे उन्हें बेचने हैं, तो उनमें इसको कैसे बर्बाद किया जाए? समयबंद उसकी सप्लाई नहीं दी जा रही है, समयबंद नहीं दी जाए, किसानों में संतोष फैलेगा तो कहेंगे कि इनके अधिकारी नकार है, इसलिए इसको बेच के दे दिया जाए। तो एक तो तरीका ये बन रहा है। इसको लेकर मैं एक सवाल मैं लेता हूं आपसे। अभी पीछे हाल ही में छापामारी हुई तो इसको भी उसमें सम्मिलित मिली है कि उसमें नकली खाद का प्रकरण जो उठा है उसके अंदर
मैं अभी हाल ही में जो पत्रकार जी छोटा किसान हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय साजिश चल रही है उपक्रमों को बेचने के लिए, यानी ऊपर से इशारे के बगैर इतना बड़ा काम कहाँ हो सकता है। और आज तक इफ्को जैसे बैग देने वाले अधिकारी या उनके मॉनिटरिंग करने वाले, उनके लेवल कहाँ से आए हैं, आज तक कोई जांच हुई? आप लोग पत्रकार उस क्षेत्र में हो, अपने घटना में बहुत बड़े बैग पाए गए हैं। ये ऊपर से एक बड़ी साजिश चल रही है, गुजरात मॉडल लाया जा रहा है, यानी उस उपक्रमों को बेचने की एक साजिश तौर तरीका है, ताकि अपने निश्चित 2 आदमियों तक दे दें इस चीज को। यानी ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें अपने किसान प्रभावित हो रहे हैं। और भादरा के किसान प्रभावित होने का कारण क्या है कि हमारे बरानी क्षेत्र के अंदर तो सोसाइटी, आप आज की लिस्ट देख लो, एक मात्र रसलाना के अंदर 1000 बैग दिए गए, यानी कितना बड़ा भूभाग क्षेत्र है, उसके अंदर क्या रसलाना इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है? भाई मलसीसर डुंगराना को हम मान लेते हैं रोड की कनेक्टिविटी है, अन्य गांवों से आने वाले लोग वहां पहुंच सकते थे। भादरा के अंदर कल भीड़ होने का कारण कनेक्टिविटी है सारा। भी किसान एक थैला अपनी बस के अंदर धर के ले जाएगा, अपने कंधे पे भी ले जा सकता है, या ऑटो भी मिलता है, टेम्पो भी मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके के यानी असमान वितरण प्रणाली अब भी चल रही है, इसमें साजिश की बू है। रसलाना को 1000 है, आप ये मान के चलो रसलाना इतना बड़ा कनेक्टिविटी सेंटर है कि आज तक का पिछले का उनका 10 साल का रेट में इतिहास देख लो, 10 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी पास, चलो को पिछला सरकार माकपा का मान लो, उससे पहले भी वहां के 1,000 ठेले एक साथ में आए हैं वहां। यानी बहुत सी बड़ी सहकारी समितियां हैं जिस क्षेत्र के रीजनल प्रभावित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं प्रशासन को कुछ टाइट किया जा रहा है, कुछ पंगु अन्य तरीके से किया जा रहा है, तो उस वजह से ये परिणति हुई है। आप भादरा विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भादरा विधायक ने तो खुद पोस्ट की है, तो शाम को कोई दोषियों पर कार्रवाई होगी। किस पे कार्रवाई होगी? दोषी तो आप है, आपके नीचे सारे महत्तम अधिकारी हैं, कृषि विस्तार अधिकारी है। अब तक क्यों नहीं हुई? फिर उनको पहले क्यों नहीं किया? ये तो सिर्फ लीपा पोती का काम है। लीपा पोती के अंदर 2 बलि के बकरी बना दिए जाएंगे। ये कांस्टेबल की ये बगैर किसी सह के ऐसी हिम्मत नहीं होती कि जानवरों की तरह लाठियां बरसाई जाए। और मैं कल भादरा के किसानों का एक डिसिप्लिन मानता हूँ, बहुत बड़ा अनुशासन मानता हूँ। इतनी बड़ी घटनाक्रम के बावजूद भी कुछ हो नहीं, बहुत शांति से खड़े, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता थी, अपने परिवार के पेट पालने की चिंता थी कि बाबा मामूली से अगर भगदड़ मच गई तो हमारा वो खो जाएगा, जो एक थैला लेने के लिए वो भी चला जाएगा। यानी भादरा के किसानों ने कल जो संयम दिखाया है वो आज तक के किसानों ने कहीं भी नहीं दिखाया। और भादरा की ये प्रवृत्ति भी नहीं थी, भी प्रशासन का मुकाबला कर सकते थे, वहां तो मतलब कुछ भी कर सकते थे किसान, परंतु अपने बच्चों की भूख को शांत करने के लिए उनके 200 रुपए किराया लग गया था, वो अपने किराए को बचाने के लिए आज जो पीड़ित किसान था अतिवृष्टि की वजह से, वो बहुत बड़े अनुशासन में था। सर मान लीजिए कल जो है जनप्रतिनिधि, कल संडे है, आज शनिवार, वर्तमान जनप्रतिनिधि ये मांग करता है, वर्तमान जनप्रतिनिधि अगर दम हो ना, मांग करने की जरूरत नहीं होती, आदेश दिए जाते हैं, टेक दिस एक्शन, हटाओ, सस्पेंड करो तुरंत, मतलब मांग नहीं किया जाता। एमएलए तो पेड़ के अगर बांध देना, अगर एमएलए की दुर्भावना हो तो वो पेड़ सूख जाएगा, और एमएलए की सद्भावना हो तो उसकी डालियां निकल जाएगी। एमएलए इतना ताकतवर होता है, एमएलए सब कुछ होता है विधानसभा क्षेत्र का, और उसके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना हो जाए और एमएलए मांग करे, शर्म ना कहीं, सिर्फ एमएलए आदेश दे, सिर्फ फॉर्मेलिटी कह सकते हो आप, फॉर्मेलिटी। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, बहुत काफी किसानों का मूंग की फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है और सुनवाई कहीं नहीं है। हालांकि नजदीक चूरू क्षेत्र है, वहाँ सुनवाई है, मकराना की कुछ जगह मैंने देखा है वहाँ सुनवाई है, 33% खराब है, उसका भी मुआवजा है। बीजेपी सरकार की एक पॉलिसी बता रहे हैं कि बीमा की पॉलिसी चेंज कर दी है। अब जिन किसानों का मूंग बिल्कुल खराब हो चुका है, जैसे मैं बात करूँ 14 बरानी गाँव के अंदर एक पंचायत है मुंदरियापड़ा, वहाँ 500 गाँव के मूंग बिल्कुल खराब, खाद बढ़ गई, लेकिन उनको मुआवजे का कोई नाम नहीं। पटवारी ने तहस नहस कर दिया उसके साथ। वहाँ कुछ आरोप भी है, जैसे कोई गेहूं का उठा ले गया, कोई कपास का कट गया, तो इस मामले को भी आप उठाएंगे डॉक्टर, क्योंकि किसानों की आवाज कहीं न कहीं दबाई जा रही है। क्योंकि जो बीमा वाला मामला है ना, बीमा कंपनियां सरकार से मिली हुई है। सरकार का मतलब कि पटवारी से लेके, गिरदावर से लेके, तहसीलदार से लेके, कलेक्टर से लेके और कृषि विभाग के आयुक्त तक, ये सब का घाल में सब मिलेगा, और उसकी मेन जड़ पटवारी है। मुंदरिया बड़ा गया समझ, पटवारी के वहां शब्द थे कि तुम्हें रात को सूरज दिखा दो। हाँ, कहीं ये भी कहा गया कि गाँव में जुती आती है, मेरे ऐसे कुछ करके, ये भी स्टेटमेंट हुई है। तो ऐसे में कैसे, मतलब जो किसान कहाँ आवाज किसके साथ? राजेंद्र जी, मैं अपने जब एमएलए थे 2003 से 8 तक, उसमें अपन ने मांग की थी कि
किसान को बीमा अगर देना है, अब मेरे 2 बीघा जमीन है, मैंने 2 बीघा का प्रीमियम तो दे दिया। अब वो क्रॉप कटिंग के हिसाब से जो रेवेन्यू बोर्ड से जो आता है, उनके पास नंबर आता है, उसके बाद में रैंडम नंबर आता है, उसके बाद में 50 फीट इधर चलते हैं, 20 फीट इधर चलते हैं, उसके बाद में 5 बाई 5 मीटर का वो क्रॉप कटिंग का दायरा वो तय करते हैं, प्लाट बनाते हैं, तय करते हैं। मेरा ये मानना है, अब भी मानना है, पहले भी मानना था, और आगे भी मेरा ये मानना होगा, मेरा ये दृढ़ मान्यता है कि जब तक हर खेत को इकाई नहीं मानेंगे जी, तब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, आपके पास 1 बीघा जमीन है, संजय के पास 2 बीघा जमीन है, 4 बीघा जमीन है। आज प्रकृति ने भी अपने आप में बदलाव कर लिया। पहले बरसात होती थी लंबे चौड़ी एरिया, बिल्कुल, पहले ओलावृष्टि होती थी लंबे चौड़ी एरिया में। आज अगर संजू के 2 बीघा में ओले गिर गए, आज राजेंद्र जी के 1 बीघा में ओले गिर गए, राजेंद्र जी की तो पूरी फसल बर्बाद होगी, बिल्कुल। और आसपास का जो रकबा है उसमें ओले नहीं गिरे, ओलावृष्टि नहीं हुई, उसकी फसल ठीक है, राजेंद्र जी और संजय और सुरेश तो बर्बाद हो गए। जब तक खेत को इकाई नहीं मानेगी सरकार, तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता। सैटेलाइट का भी नुकसान है, बिल्कुल है। किसान कह रहे थे ऊपर से फोटो लेते हैं, कुछ नहीं हरी पता चलेगा, हरी पेड़ की फोटो आ गई तो वो उसको भी मान कुछ नहीं पता चलेगा। खेत को इकाई मानेंगे और खेत पे जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो जाके उस खेत को देखेंगे कि इस खेत का प्रीमियम आया है संजय का, और इस खेत में ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है या अनावृष्टि हुई है, तो उसमें कितना नुकसान है, उसका प्रीमियम तो कटा है, उस संजय को उस चीज का तो भरपाई होनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि मैं फिर वही बात कहूँगा, 14 गांव बरानी में मेरा लगभग वहाँ कवरेज रहती है, लोगों के मेरा मिलना रहता है। एक बड़ी उम्मीद है कि एक विधायक आया था जो झांसा दे के चला गया, दूसरा आवाज नहीं उठाता है। एक समय था जब आपने उसकी डीपीआर करवा दी, आज भी वो वहीं बैठे हैं कि हमारी नहर की कोई आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा। क्या हम नहर की उम्मीद कर सकते हैं फिर ये झूठे शिलान्यास, झूठे वादे, क्योंकि वर्तमान उनकी कोई नहर की आवाज कहीं उठ नहीं रही है। पूर्व में जो नहर का शिलान्यास माननीय अशोक गहलोत जी से शिलान्यास झूठा करवा के गए हैं, वो शिलपट भी नहीं है। ऐसे में आपकी डीपीआर की जो प्रणाली जो आपने करवाई थी उससे आगे डॉक्यूमेंट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? 24 गांव हैं ये, 13 गांव भादरा के हैं, जिसमें एक गैराबाद है कीकावाली, 9 गांव नौर के हैं, 2 गांव तारानगर के हैं। और इनके लिए 2003 से 8 के बीच में हमने डीपीआर आदेश करवाए थे, विधानसभा में पर्सन उठा के उसकी डीपीआर बनी थी। उसमें बाकायदा ये था कि रामपुरा रांगेड़ी को सिंचित करना है तो इसका इतना हेक्टेयर रकबा है, इस इतना हेक्टेयर रकबा को सिंचित करने के लिए इतना क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी, और इतना क्यूसेक पानी के लिए इस नहर को नया बनाना पड़ेगा या इस नहर की रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी, रीस्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, और उसमें इतना खर्चा लगेगा। ये डीपीआर 2008 में तैयार होगी। 2018 से 23 के बीच में तो इन काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो बार बार यार शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास का क्या मतलब कि काम चालू हो गया? जी बिल्कुल, आज 3 साल हो गए, काम चालू हुआ, एक ईंट भी लगी। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कागज कहीं है ही नहीं, शिलान्यास का कहीं कागज है कुछ है ही नहीं। अब वो डीपीआर तो जो 2008 की बनी हुई है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत जो रिपोर्ट है वो 2008 की बनी हुई है। उसमें 200 क्यूसेक पानी चाहिए था, वो सारा का सारा व्यवस्था उधर इंदिरा गांधी नहर से होनी चाहिए। सक्षम जनप्रतिनिधि का अभाव, सक्षम नेतृत्व का अभाव 2018 के बाद, 2008 के बाद लगातार रहा। चाहे वो 2008 में रहा हो, तो जो 2013 में रहा हो, जो 2018 में रहा हो, और चाहे अब रहा हो। क्यों नहीं सिंचित हो सकता? पानी क्यों नहीं आ सकता? पानी पाकिस्तान जा रहा है जी, पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, बिल्कुल, उस पानी को इधर डाइवर्ट नहीं कर सकते, किया जा सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या माने सर, फिर दोबारा आवाज बुलंद होगी डीपीआर के आगे? बिल्कुल होगी, इन गाँव को सिंचित कराएंगे। एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल सिंचित कराएंगे इन गाँव। प्राथमिक
प्राथमिकता से लेकर बिल्कुल प्राथमिक नहीं, सर्वोच्च प्राथमिक, जहाँ से डीपीआर हुई थी उसके आगे का उसको काम, चालू करवाएंगे। वो जो कागज की बात हो रही है, वो कागज कभी सामने आएंगे डीपीआर के? मेरे पास है, नहीं, हम चाहेंगे हमारे कैमरे के सामने वो कागज दिखे कि एक कह रहा है कागज नहीं है, एक कह रहा है कागज नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास है। हकीकत ये है कि अगर आपने डीपीआर करवाई है हाँ। तो किसानों को वो चीज दिखनी चाहिए। मिस्टर बिश्नोई एक्शन होते थे, उन्होंने इसका सर्वे किया और मैंने मांग की थी कि सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना से इसको 24 गांव को जोड़ा जाए। तो उस बीपीआर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी उसमें ये आया था कि सिद्धमुख नौर सिंचाई परियोजना से इन गांवों को सिंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका लेवल ऊपर है, जमीन का लेवल ऊपर है। ये भी एक बात और इन नहीं, और इन गांवों को सिंचित किया जा सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी को लिफ्ट करके। जी। तो पानी को लिफ्ट करके जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल पहले ऑलरेडी लिफ्ट करके पानी को सिंचित कर रही है, चल रही है, उसमें है ये। और उसमें इंग्लिश की रिपोर्ट थी। मतलब ये कुंभाराम लिफ्टनेर से जुड़ा हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल नए की सिद्धमुख से होना है। नहीं, जबकि अब तक तो ये कहा जा रहा है नहीं, कि चौधरी से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से। और उसमें ये था कि ये जो एरिया है 24 गांव का, किसी टाइम में, पुराने टाइम में द्रष्टावती नदी का भाव क्षेत्र था ये, द्रष्टावती नदी। और आज आप देख रहे होगी भाडी से लेके और डूंगर सिंहपुरा तक जमीन में से मीठा पानी निकल रहा है, बिल्कुल कुएं लगे हुए। वो कारण क्या है? द्रष्टावती नदी का भाव क्षेत्र था। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कैनाल में, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल में ऑलरेडी जो सिंचित एरिया है, उस भूमि से इस भूमि की पैदावार ज्यादा है। जो भूमि, और उस भूमि को सिंचित करने के लिए जितना पैसा आवश्यकता पड़ी थी उससे कम पैसे की आवश्यकता इस भूमि को सिंचित करने के लिए पड़ेगी। ये रिपोर्ट में, ये हिंदी में करवाई थी हमने और इंग्लिश में रिपोर्ट की है। ये एक एक गांव को सिंचित करने के लिए कि कौन से गांव को सिंचित करने के लिए कितना क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी, कितना पैसा लगेगा, कौन सी नई नहर बनेगी, कौन सी नहर का रिमॉडलिंग होगा, और उसमें सिंचित करने के लिए फुहारों पे कितना पैसा लगेगा, डिग्गी पे कितना पैसा लगेगा, नई नहर बनाने में और रिमॉडलिंग करने में कितना पैसा लगेगा। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, एक एक चीज। कहीं ना कहीं ये चीज है। मैंने इंग्लिश में रिपोर्ट थी उसकी बिश्नोई जी की, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करवाया था। चलिए, ये तो बहुत बड़ा धोखा किया था इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी चर्चा आएगी कि 14 गांव बरानी नहर है, वहाँ उम्मीद कर सकते हैं अगर डॉक्टर सुरेश चौधरी आगे। उम्मीद नहीं, पानी पहुंचाएंगे राजेंद्र जी, चलिए धन्यवाद। हर हालत में। सर एक चलो बोल। प्रश्न है, इस समय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार है और राजस्थान सरकार जो है शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर अभियान चला रही है पूरे राजस्थान के अंदर, और उसमें अभियान के अंदर कह रहे हैं कि जल्दी से जल्द जनता का कार्य हो, लेकिन जनता वहां पर भटक रही है। और अभी कल 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के भादरा के वरिष्ठ नेता ने भारतीय जनता नगर पालिका के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए कि भी नगर पालिका में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? संजय जी, वार्ड से लेके और प्रदेश के सर्वोच्च जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय, भ्रष्टाचार ऐसे फैला हुआ है जैसे सावन में घटाई फैली हुई। और जहां तक नियंत्रण का, प्रबंधन का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी वो तो राजस्थान परिक्रमा में लगे हुए हैं। काम तो पर्ची से होता है, दिल्ली से आती है पर्ची। काम जो मुख्य सचिव है वो कर रहे हैं। वो हर हफ्ते में 2 बार अमित शाह के पास जाते हैं, वहां से निर्देश लेते हैं। नहीं सर, आप ताज्जुब करोगे कि एसडीएम वाला जो प्रकरण हुआ यहाँ भादरा वाला, मैं विधानसभा में गया था तो
बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के विधायकों ने मुझे कहा डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया किया, हम खुद परेशान हैं, हमारी सरकार है, हम सरकार के विधायक हैं, पार्टी के हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सर, जैसे गवर्नमेंट इतने बड़े खर्चे कर रही है, होर्डिंग्स लगा रही है कि अभी जनता के जल्दी से काम हो, नामांतरण है, पट्टे बनानी है, जो भी बिजली का जो कनेक्शन है और है, बहुत सी समस्या जनता की, लेकिन जनता वहां पर भटक रही है। काम लगभग ऐसा दिख रहा है कि हो नहीं रहा है, वहां पर अधिकारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, दिख नहीं रहा संजय, काम हो ही नहीं रहा है, बिना पैसे के कहीं काम नहीं हो रहा है। आप पैसे दे तो काम हो जाएगा। सर, बांद्रा के शहर के अंदर ऐसे हालात हो गए, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वही गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये नगर पालिका के ऊपर, जो उनके ही सरकार है राजस्थान के अंदर। संजय, आप ताज्जुब करोगे, एसडीएम वाला प्रकरण हुआ, मैंने एसडीएम को धमकाया था, मेरे पास सबसे ज्यादा फोन राजेंद्र जी बीजेपी वालों के आए थे कि डॉक्टर साहब मुझे आ गए। अरे मैंने कहा यार आपका तो राज है, आपके अधिकारी है। डॉक्टर साहब काहे के अधिकारी है, मतलब विधायक जी ने हमारे काम के लिए कह दिया, उसके बावजूद जो विपक्ष वाला है उसके काम हो गए पैसे लेके। विपक्ष के धोए हैं, विपक्ष के तो काम हो रहे हैं। नहीं, आप बता रहे हो कि नहीं, गांधी मेरा अंतिम पर्सन है, गांधी जी के, मेरा अंतिम पर्सन है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और उसमें मुख्य मुद्दा जो था वो कल जो डीएपी जो मिल रही थी उसमें जो लाठीचार्ज हुआ, और आपने भी मांग रखी है, पूर्व विधायक बलवान जी ने रखी है, आप भी पूर्व विधायक हो, आपने भी रखी है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सोमवार को धरना देंगे। तो आज शनिवार है, कल इतवार है, अगर 2 दिन में उन पे कार्रवाई हो जाती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, कार्रवाई हो जाती है तो फिर अगला कदम तो अगला कोई अन्याय करेगा तब होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कदम कितने बड़े लेवल पे होगा? हाँ, यानी कि सत्र के ऊपर कार्रवाई की गई है, यानी एक लीपा पोते की कार्रवाई की गई है। क्या उस मूल उद्देश्य से हमारे किसानों को भटकाया जा रहा है? उस लिपा पोते का परिणाम होगा तो हम जो उसको सस्पेंड कर दे या क्या कर दे, उसको घर, वो तो क्या है, वो तो सरकार अपने तो बात कर रहे हैं, आप भी बात करें, हम भी बात करें, अपने तो अपने पास तो कलम होता है, रात को हटा देते। हमारी किसानों की ओरिजिनल मांग तो यही है कि उसकी तय तक जाया जाए। ऐसी हरकत हुई है तो उसमें दोषी कौन है? दोषी कौन है? यानी ये पर्ची सिस्टम था सारा, जो ऊपर भजनलाल जी वाला सिस्टम चल रहा था, पर्ची से जो सरकार बन गई, इसी तरह से कल पर्ची वाला सिस्टम भादरा के अंदर चल रहा था। असमान तरीके से टोकन दिए गए थे, वास्तविक लोगों को दिए भी नहीं जा रहे थे। उस वजह का ही, उस मामले को दबाने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है। चलो, पर्ची वाली बात कर लें तो बात बढ़ गई। टोकन कहीं और से अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट आया कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा होती तो बढ़िया रहता। तो क्या भजनलाल जी और वसुंधरा वाले मामले में क्या पर्ची सिस्टम से तो भजनलाल जी आ गए, और अगर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसमें कोई चेंजिंग आएगी। आप विधायक रहे तब वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री रही, उनके कार्यकाल के बारे में आपकी थोड़ी सी बताओ। मैं तो कहता हूँ मेरे को एक बार मुख्यमंत्री बना के देखो 24 घंटे के लिए। नहीं, वो भी चलो जनता बनाती है, आप बता रहे हो विधायक। मैं बताता हूँ व्यवस्था कैसी होती है। नहीं, आप तो वसुंधरा जी कार्यकाल में बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वसुंधरा जी कार्यकाल में विधायक रह चुके हो। मैं तो कहता हूँ मेरे को 1 महीने के लिए बना के देखो ना, मैं बताता हूँ व्यवस्था कैसी होती है। नहीं, वो तो मैं बताता हूँ व्यवस्था प्रबंधन कैसे होता है, किसानों के साथ न्याय कैसे होता है। सर, नायक फिल्म जैसे कि अब कामरेड साहब क्या मैंने बना के दिखाओ, मैं बना दूं, ठीक हो, मैंने बना, वो तो जनता बनाएगी नहीं, किसानों के साथ वो तो जनता तय करेगी विधायक कौन बनेगा। अब विधायक बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, 6 महीने के लिए बिना विधायक के मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? चलो, बहुत बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ मेरे को 24 घंटे के लिए दे दो। चलो, मैं बताता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।